राजेश जी आज बहुत परेशान थे। रह रह कर उन्हें एक ही परेशानी घेर ली थी कि अब क्या होगा। बहू बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर वह भी क्या करते। तीनों बेटों में से एक भी उन्हें मन से रखना नहीं चाह रहा था। तीनों एक दूसरे पर डाल रहे थे। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। उनके लिए वहाँ एक एक पल काटना दूभर हो गया था। जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है तो अपने घर जाकर क्यों न रहें, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफ़ें उठाएंगे, यह एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। घर की याद आते ही वे बेचैन हो उठे। राजेश जी का मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वह स्वयं रहते थे, ऊपर वाला किराए पर उठा दिया था। उनके आने की खटर पटर सुनकर ऊपर छज्जे में से खुशी झांकने लगी। 5 साल की प्यारी सी नन्ही खुशी। उनके किराएदार कोमल और मनीष की बिटिया उन्हें देखते ही खुशी से किलक कर वह तालियां पीटने लगी। बाबा आ गए, अम्मा आ गई। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही खुशी तेजी से भागती, सीढ़ियां लांघती नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गई। पीछे पीछे किलकता उससे छोटा अंश भी था। राजेश जी और सुलेखा जी उन दोनों को कसकर भींच बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। तब तक कोमल व मनीष भी आ गए थे। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा अम्मा गए तो थे अपने बेटों के पास स्थायी रूप से रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वह भी बिना कोई सूचना दिए, अकेले एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर बाबा अम्मा जिस तरह खुशी अंश को चूमते हुए रो रहे थे, कोमल और मनीष कुछ न पूछकर भी सब कुछ ताड़ गए। दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनके हालचाल पूछने लगे। राजेश और सुलेखा जी के हल्का होने के बाद कोमल और मनीष ने उनका सामान उठाया और ऊपर चढ़ाने लगे। राजेश जी ने सामान नीचे ही रखने का आग्रह किया, पर कोमल और मनीष ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया कि इतने लंबे सफ़र के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपति का हृदय भर आया। वे सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बतियाने लगे। सबसे ज़्यादा चहक रहे थे खुशी और अंश। दोनों राजेश जी व सुलेखा जी की गोद में इस तरह उछल कूद रहे थे जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हों। दोनों को यह सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कसक वे भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेती, तभी खुशी ने बातों के प्रवाह में अपनी यह सूचना दे डाली कि उसके पापा ने एक घर खरीद लिया है, वे अब वहीं जाकर रहेंगे। सुनते ही राजेश जी और सुलेखा जी जड़वत रह गए। एक पल को उन्हें सूझा ही नहीं कि वह इस शुभ उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवा भावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वे अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा काटना चाहते थे, वे ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उधर कोमल और मनीष अजीब पसोपेश में पड़ गए थे। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी, यह जानकारी भी अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपनों से ठुकरा कर आए इन वृद्ध जनों की जो नाजुक मनोस्थिति इस वक्त थी, उसे देखते हुए इस बात को वह 2 दिन और छिपाना चाहते थे। कोमल ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 2-3 महीने का किराया और देना पड़े, 4 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश वह आगे बढ़ा देगी। बाबा अम्मा का वह दिल से सम्मान करती थी। उसकी दोनों डिलीवरी में अम्मा जी ने बहुत मदद करवाई थी। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गाँव से यथा समय आ गई थी, मगर अम्मा जी ने उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। बाद में भी सगी दादी की तरह वह खुशी और अंश की देखभाल करती रही थी। अब ऐसी स्नेहमयी अम्मा से वह भला एकदम कैसे कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से बरबस आंसू ढुलक पड़े। पथराई सी बैठी अम्मा जी ने जल्दी से अपने मनोभावों को नियंत्रित किया। खुशी के शुभ समाचार देने के साथ ही वह सोफे से उठी और आगे बढ़कर कोमल को वात्सल्य से भींच लिया। अरे पगली, ऐसी खुशखबरी ऐसे रोते हुए देते हैं। साथ ही उन्होंने बटुए से 100 का नोट निकालकर उसके हाथों में जबरदस्ती ठूस दिया। बाबा ने भी मनीष व बच्चों को बधाई के रुपए दिए। मनीष और कोमल के गले रुलाई से भर आए। अगले दिन पौ फटने से पहले ही अम्मा जी उठ गई। नीचे आकर वह अपने बंद घर की साफ सफाई करने लगी।
खटर पटर सुनकर मनीष व कोमल भी आ गए और अम्मा जी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका यह अपनत्व देख अम्मा जी का हृदय भर आया। अम्मा जी अपनी रसोई भी आरंभ करना चाह रही थी, मगर कोमल ने अधिकारपूर्वक मना कर दिया। रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना था। बाबा अकेले इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे? मनीष के सहयोग से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो गया। तब तक बाबा अम्मा उन्हीं के संग भोजन करें। वैसे भी अम्मा जी के हाथ का जायकेदार भोजन किए 3 महीने बीत गए थे। खुशी तो रोज मुंह फुलाती थी। अम्मा जी जैसी सब्जी आप क्यों नहीं बनाती मम्मी? आखिर अम्मा जी को हार माननी ही पड़ी। दोपहर का भोजन कर बाबा अम्मा नीचे आराम करने चले गए। मनीष 10 बजे बैंक जा चुका था। खुशी भी स्कूल गई थी। अंश को थपकी देती कोमल सोच में डूब गई। रह रहकर बाबा अम्मा जी के भावी जीवन की त्रासदी की कल्पना उसे झकझोर देती। कैसे रहेंगे वे दोनों? क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिल पर? जिन बेटों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया वे ही पराये हो गए। उनके खर्चे कैसे चलेंगे? रिटायर होने के बाद उनकी आय के साधन ही क्या थे? पीएफ का कुछ भाग वे पिछले वर्ष बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। शेष बचा फंड अन्य पोते पोतियों के नाम कर दिया था। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया। मुश्किल से 80,000 रुपये की एफडी थी बैंक में, और था यह मकान। एफडी के ब्याज और मकान के किराए से कैसे चलेगा उनका खर्च? हमारे जाने के बाद पता नहीं कैसे किराएदार आए। यदि हमारी तरह घर जैसा समझने वाले ना आए तब? बाबा अम्मा की बीमारी में सेवा टहल कौन करेगा? सोच सोच कर कोमल का कलेजा मुंह को आने लगा। कोमल को बेटी समझकर रखा था बाबा अम्मा ने। अब ऐसे स्नेहिल माता पिता को छोड़कर वह कैसे चल दे? तभी नीचे टाटा सुमो की रुकने की आवाज़ आई। गांव से उसके सास ससुर आने वाले थे। कोमल उठी और आंसू पोंछती पोंछती नीचे आई। माँ बाबूजी ही थे। कोमल की उड़ी रंगत देख वे घबरा गए। कोमल ने हाथ के इशारे से चुप रहने का संकेत किया और ऊपर आकर उन्हें सब हाल कह सुनाया। सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। बाबा को अपना बड़ा भाई मानने लगे थे बाबूजी। बाबा अम्मा की आत्मीयता देख माँ बाबूजी निश्चिंत रहते थे। गांव में रहते हुए उन्हें अपने बेटे बहू की चिंता करने की भी कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने फौरन निर्णय लिया, मनीष उस मकान को बेच देगा और यहीं रहकर बाबा अम्मा की सेवा करेगा। बाबा को जब इस निर्णय की जानकारी हुई, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने समझाया, गहने और मकान बनवा लिए तो बन जाते हैं, वरना योजनाएं ही बनती रहती हैं। इसलिए भावनाओं में बहकर अब हो रहे कार्य को टालो मत। बाबा की सलाह के आगे सबको झुकना पड़ा और मनीष के घर का गृह प्रवेश हो गया। मनीष अपने घर चला गया। वह तो 3 माह बाद जाना चाहता था, पर बाबा अम्मा ने समझाया, गृह प्रवेश के बाद घर सूना नहीं छोड़ते। बाबा का घर खाली हो गया। उस पर किराए से देना है कि तख्ती लग गई। पूरे 8 वर्षों बाद लगी थी यह तख्ती। मनीष के जाने के बाद बाबा अम्मा को बेहद सूनापन लगने लगा। एक सहारा था उससे। पता नहीं अब जो किराएदार आए उनका स्वभाव कैसा हो। बाबा रोज अगले किराएदार का इंतज़ार करते। सुबह से शाम हो जाती, पर कई दिन तक एक भी किराएदार नहीं आया। अब उन्हें घबराहट होने लगी। एफडी के ब्याज के वह मुश्किल 400 रुपये मिलने वाले थे। यदि कोई किराएदार नहीं आया तब अगले माह का खर्च कहाँ से निकलेगा? इस किराए की आमदनी का ही तो सहारा था उन्हें। पास की नकदी अब चुकने लगी थी। बचत खाते में भी कोई विशेष रकम नहीं थी। तो क्या अगले माह एफडी तुड़वानी पड़ेगी? सोच सोच कर वे परेशान हो जाते। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। उनके सहयोगी मित्र ने समझाया भी था, जमाना बहुत खराब है राजेश। माँ बाप को अपनी मुट्ठी बंद रखने का दौर आ गया है। सब कुछ बच्चों के नाम मत करो। घबरा कर वे ऊपरी मंजिल में आए। उन कमरों में घूमते हुए, उसकी दीवारों पर हाथ फेरते हुए उन्हें वे दिन याद आ गए जब वह अपने सपनों के इस घर को बनवा रहे थे। इसकी एक एक ईंट उनकी जानी पहचानी थी। इसे बनवाते समय कितने रंगीन सपने देखे थे उन्होंने। तीनों बेटे बड़े होंगे, उनकी शादियाँ होंगी, नीचे एक बेटा रहेगा, ऊपर 2। कितना अच्छा लगेगा उस वक्त। पूरा घर गुलजार रहेगा। उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। नंगे फर्श पर बैठकर वह फपक फपक कर रो पड़े। बुढ़ापे में ये दिन भी देखने थे। नीचे किसी कार के रुकने की आवाज़ आई। आंसू पोंछ कर वह फुर्ती से उठे और भागकर गैलरी में आए। छाया और मयंक कार से उतर रहे थे। बेटी दामाद को देखते ही उनका जी हरा हो गया।
उनकी बूढ़ी थकी रगों में जान आ गई। जवानों की सी चपलता से वह दौड़ते हुए नीचे आए। सुलेखा तब तक द्वार खोल चुकी थी। छाया अंदर आई। माता पिता की दयनीय हालत देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। हाय, 3 माह में ही बेचारे कितने बुढ़ा गए हैं। छाया को अपनी रुलाई रोकना दुश्वार हो गया। उसे तो मालूम ही नहीं था कि बाबा अम्मा यहाँ आ चुके हैं। कल उनसे बात करने के लिए उसने बड़े भैया के घर फ़ोन लगाया था। भाभी से मालूम पड़ा बाबा अम्मा का मन नहीं लग रहा था तो वो वापस चले गए। रो रो कर छाया का बुरा हाल हो गया, तो इसलिए मन नहीं लग रहा था। वह बार बार उल्हाना देती। 3 माह में कम से कम 6 बार उसने फ़ोन पर बात की थी। बाबा अम्मा ने एक बार भी इशारा नहीं किया। करते कैसे बेटी? बाबा का गला रूंध गया। जब रहना उन्हीं की संग था, कैसे करते शिकायत? यहाँ आने के बाद तो करते। अब कैसे कहें बाबा, कैसे बतलाएं अपनी दुर्दशा? आज महज 1 रुपया खर्च करने से पहले भी कई कई बार सोचना पड़ रहा है उन्हें। दूध तक तो बंद कर दिया है, सब्जी भी कंजूसी सिखाते हैं। कितने आशंकित मन से जी रहे थे वे दोनों। एक ही चिंता खाए जा रही थी, अगले माह एफडी ना तुड़वानी पड़े। मयंक की तो क्रोध से मुट्ठियां भींच गईं। जेब से मोबाइल निकाल लिया। अभी लताड़ता हूँ तीनों को। छाया ने रोक दिया। जाने दो, क्या फ़ायदा ऐसे निठल्लों से कुछ कहने का। माता पिता के प्रति लेस मात्र भी दर्द होता तो क्या इस तरह व्यवहार करते? मयंक कसमसा रहा था। छाया रसोई घर में गई। वहाँ एक सरसरी नज़र डालते ही सब ताड़ गई। पलटकर उसने आंखों आंखों में मयंक को इशारा किया। मयंक भी समझ गया। वह तुरंत बाहर निकल गया। बाबा अम्मा कनखियों से यह सब देख रहे थे। वे संकोच में पड़ गए। उनकी रसोई का खर्च एक दिन बेटी उठाएगी, ऐसी बदहाली की कल्पना तो उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। बुढ़ापा कैसे कैसे दिन दिखला रहा है। शर्मिंदगी से वह व्याकुल हो उठे। अलमारी में 400 रुपये पड़े थे। देने के लिए वह उठकर दरवाजे की ओर लपके। छाया ने हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं रेस लगानी है? बेटी, बाबा का चेहरा एकदम कातर हो गया। दामाद जी पैसे तो लेकर ही नहीं गए। आप भी बाबा, छाया ने थोड़ा झुंझला कर कहा। क्या मयंक आपके बेटे नहीं हैं? हैं क्यों नहीं, लेकिन बेटी जरा सोच, दामाद से यह सब अच्छा लगेगा हमें? और घुट घुट कर मन मार कर रहते हुए अच्छा लग रहा है आपको? छाया का गला रूंध गया। इन पुराने रिवाजों को छोड़ो बाबा। कमाऊँ बेटे जब मुंह मोड़ ले तो क्या बेटी दामाद भी आंख कान बंद कर बैठ जाएं? छोड़ दे माता पिता को लावारिस की तरह। चाय नाश्ता करवा कर छाया रसोई बनाने लगी। मयंक और बाबा अम्मा भी वहीं बैठकर हाथ बटाने लगे। मयंक बाबा अम्मा को अपने संग चलने के लिए मनाने लगा। बाबा अम्मा संकोच में पड़ गए। बेटी के घर रहने की कल्पना वह कैसे कर सकते थे? उन्होंने दबे स्वर में अपनी लाचारगी जाहिर की। उनकी मनोदशा समझकर मयंक ने फिर और जिद नहीं की। वह एक दूसरी योजना पर विचार करने लगा। यदि यह योजना सफल हो गई तो बाबा अम्मा पूरे मान सम्मान के साथ रह सकेंगे। इसमें उसे मनीष का पूरा सहयोग चाहिए था, विशेषकर कोमल का। कोमल को ही अधिक समय देना पड़ेगा इसमें। भोजन करने के बाद वह मनीष से मिलने चला गया। 4 माह बीत गए। दोपहर के 12 बज रहे थे। बाबा अम्मा बेहद व्यस्त थे। तभी बाहर एक रिक्शा रुका। रिक्शे में बाबा के बड़े बेटे बहू अमित और सरोज थे। सरोज ने अपनी भेदी नज़रें चौराहे से ही घर पर गड़ा दी थी। रिक्शा रुकने के साथ ही उसने घर का जायजा लिया। बाहर ढेर सारे स्कूटर, मोटरसाइकिलें, अंदर लोगों की चहल पहल। यदि पहले से ही उसे यह जानकारी नहीं होती कि बाबा ने ढाबा खोल लिया है तो घर पर लोगों की भीड़ देखकर वह यही समझती कि सास ससुर में से कोई एक चल बसा है। ईर्ष्या से उसने दांत पीस लिए। पास बैठा अमित भी चोर नज़रों से सब ताड़ रहा था। पिछले 4 महीने में उसने एक बार भी अपने माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वह आज भी यहाँ नहीं झांकता, मगर पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में किसी परिचित ने उसे जानकारी दी कि उसके बाबा रिटायर्ड लाइफ में भी भरपूर कमाई कर रहे हैं, सर्विस लाइफ से भी ज़्यादा। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ था। सरोज की तो छाती पर सांप लौट गया था। ऐसा कौन सा तीर मारा होगा बुढ़ऊ ने? कहीं मकान बेचकर ऐश तो नहीं कर रहे हैं दोनों? हिस्सा हमारा भी है उसमें। सरोज ने तुरंत मोबाइल पर अपने मायके बात की और सारी जानकारियाँ जुटाने को कहा। 4-5 दिन में उसके भैया ने हैरत अंगेज जानकारियाँ दी। बाबा ने ऊपरी मंजिल पर दर्जन भर लड़कों का छात्रावास बना लिया। नीचे भोजनालय चालू कर दी। इन छात्रों के कारण भोजनालय में बीसीओ और छात्रा आने लगे। मनीष के परिचय की वजह से बिना परिवार के रहने वाले बैंक कर्मी व अन्य लोग भी ढाबा ही खोल लिया बाबा ने।
टिफ़िन सर्विस भी है। 200 से ज़्यादा परमानेंट मेंबर बन गए हैं। 200 मेंबर? अमित की आंखें आश्चर्य से 2 सेंटीमीटर फैल गई। बाबा की कमाई तो इस बुढ़ापे में। हाय हाय, उसके अंग अंग में ईर्ष्या की आग लग गई। उसका युवा पुत्र आकाश साल भर से अपना व्यापार जमाने का यत्न कर रहा था। 2-3 लाइनें बदल ली थी। सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उल्टे घाटा हो गया था। अमित के स्वार्थी जहन में फौरन एक स्कीम आई। क्यों ना आकाश को बाबा के साथ फिट कर दिया जाए। वैसे भी बाबा को सहारे की ज़रूरत होगी। थक जाते होंगे बेचारे। निर्णय लेने में फिर से उसने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। सरोज को साथ लेकर वह तुरंत यहाँ आ धमका। रिक्शे से उतर दोनों लोहे की गेट तक आए। अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था। बड़े हॉल को बाबा ने भोजन कक्ष बना दिया था। देसी ढंग से नीचे बैठकर ग्राहक भोजन ग्रहण कर रहे थे। बाबा की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बाबा पारिवारिक वात्सल्य से आग्रह कर कर के ग्राहकों को भोजन करवा रहे थे। वे घूम घूम कर पड़ोसियों को निर्देश दे रहे थे। तभी एक नौकर की नज़र अमित और सरोज पर पड़ी। अंगोछे से हाथ पोंछता वह इनकी ओर लपका। करीब आकर उसने पूछा, भोजन करना है? फिर सूटकेस आदि देख उसने कहा, लेकिन साहब, हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ठहरने के वास्ते आपको किसी होटल में। अबे, गुस्से से अमित ने दांत पीसे। बेवकूफ़, हमें पहचानता नहीं? हम यहाँ के मालिक हैं। मालिक? होठों में बुदबुदा कर वह सिर खुजाने लगा। मालिक तो अंदर बैठे हैं, फिर कीड़े की तरह यह कौन एकाएक प्रकट हो गया? अमित ने गुर्रा कर उसे सामान उठाने का हुक्म दिया। नौकर अनसुना करके खड़ा रहा। तभी अंदर से बाबा की आवाज़ आई, हीरा पानी लाना बेटा। जी लाया बाबा। हीरा बिना सामान उठाए अंदर भागा। अमित सामान उठाने का निर्देश देता रह गया। इस अपमान ने अमित का चेहरा लाल कर दिया। इच्छा हुई अभी अंदर जाकर इसको तड़ातड़ 2 थप्पड़ जमा दें। तभी उसे ध्यान आया कि फिलहाल गरज उसकी है और यह नौकर बाबा का है। बाबा के नौकरों को डांटने पर बाबा नाराज हो सकते हैं। दोनों बरामदे में आकर ठिठक गए। वैसे उन्होंने अमित और सरोज को रिक्शे से उतरते ही देख लिया था। जानबूझकर वे अपने आप को व्यस्त दिखलाते रहे। उनकी प्रणाम करने पर बाबा अम्मा ने भावशून्य चेहरे से आशीर्वाद दिया। फिर हाल चाल पूछकर औपचारिकता निभाई और अपने काम में व्यस्त हो गए। बाबा हॉल में चले गए। अम्मा किचन में। रह गए अमित और सरोज। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि अपना सामान घर के किस कोने में रखें। अपने ही घर में वे उपेक्षित से खड़े थे। अचानक सरोज को वे दिन याद आ गए जब बाबा अम्मा उसके घर रहने के लिए आए थे। दोनों बूढ़े इंसान अपने ही पुत्र के घर किस तरह टुकुर टुकुर बेबसी से अपने आप में सिमटे दुबके रहते थे। 5 मिनट बीत गए। बाबा, अम्मा, नौकर, किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार अमित अम्मा के पास आया। अम्मा, तैयार होने के लिए हम ऊपर जाते हैं। ऊपर तो कॉलेज के लड़के रहते हैं, अभी उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। फिर अमित ने याचक दृष्टि अपनी जननी पर टिका दी। अम्मा ने हीरा को इशारा किया। हीरा, उन्हें किचन के बाजू वाले कमरे में ले जा। 4 माह पूर्व जब बाबा अम्मा अमित के घर रहने गए थे, सरोज किचन में झांकती तक नहीं थी। बेचारी अम्मा अकेली खटती रहती। मगर आज अम्मा के घर सरोज को किचन में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में नहा धोकर वह किचन में पहुंच गई। अम्मा जी उस वक्त वहां 2 नौकरों से टिफ़िन भरवा रही थी। सरोज बिना कहे नौकरों के संग काम में जुट गई। अम्मा जी ने इसरार भी किया कि यहाँ का काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर सरोज ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सुघड़ बहू की तरह सास के काम में हाथ बटाती रही। भोजन बनाने वालियों के संग रोटियां बेलने में भी उसे संकोच नहीं हुआ। अम्मा मन ही मन मुस्कुराकर स्टोर रूम की तरफ चली गई। सरोज रसोई वाली बाइयों के संग बतियाते हुए फटाफट हाथ चलाने लगी। तभी अचानक उसके कान खड़े हो गए। बाहर से पवन और कंचन की आवाज़ आ रही थी। देवर देवरानी की आवाज़ सुनते ही वह चौंक पड़ी। तुरंत गर्दन उचका कर गलियारे में झांका। पवन और कंचन बतियाते हुए गलियारे में आ रहे थे। उनको देख सरोज सख्ती में आ गई। ये दोनों भला क्यों आए? कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है? इनके विपिन ने इसी वर्ष ग्रेजुएशन किया है। आशंका से सरोज की सांस जहाँ की तहाँ थम गई। पवन और कंचन उसे अपने दुश्मन नंबर 1 नजर आने लगे। इधर रोटी बेल रही बाई ने बतलाया, दोनों कल शाम को आए थे। सुनते ही सरोज का तनाव बढ़ गया। कल शाम से आई है यह कंचन की बच्ची। पता नहीं कौन कौन सी पट्टी पढ़ा दी होगी इसने अम्मा जी को। बाबा अम्मा शायद इसी वजह से कुछ खींचे खींचे से हैं। सरोज के लिए फिर एक पल ठहरना भी दुश्वार हो गया।
वह देवर देवरानी से मिलने का बहाना बनाकर तुरंत किचन से बाहर आई। उसे यूं एकाएक प्रकट हुआ देख पवन और कंचन बुरी तरह सकपका गए। भैया भाभी कब आ गए? इनके आने के बारे में तो बाबा अम्मा ने कोई जिक्र ही नहीं किया था। कहीं बाबा से कोई सांठ-गांठ तो नहीं कर ली है भैया ने? आशंका से पवन की खोपड़ी में खतरे की सायरन बजने लगे। उसी समय अमित नहा धोकर कमरे से निकला। गलियारे में अपने छोटे भाई को देखते ही वह तनावग्रस्त हो गया। उफ, यह क्यों आ गया? मेरी योजना में कहीं पलीता न लगा दे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति खलने लगी। अपने मन की दुर्भावनाओं को छिपाकर वे मुस्कुराते हुए मिले जरूर, मगर अंदर ही अंदर वे अपने अपने जाल बुनने लगे। दोपहर का 1 बज गया। वे सब भोजन करने बैठे। खाते हुए अमित का ध्यान बार बार घर की बदली हुई काया की ओर जाता। बाबा का स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा हो गया था। बेटों के घर जाने से पूर्व बाबा ने अपना फ़ोन कटवा दिया था। बंद घर में फ़ोन रख कर वह क्या करते? आज उनके पास 2 फ़ोन थे, मोबाइल भी था। उनके फ़ोन लगातार घनघना रहे थे। बाबा के यहाँ लंच पैक की सुविधा भी थी। अधिकांश फ़ोन उसी के लिए आ रहे थे। खाना खाते हुए अमित मन ही मन हिसाब लगाने लगा। खाना खाने के दौरान बाबा ने कोमल को बैंक भेज दिया था। उसके साथ ऊपर छात्रावास में रहने वाला सुमित भी था। जब तक इनका भोजन होता कोमल बैंक से 60,000 रुपये लेकर आ गई। बाबा ऑफिस में आए। थोड़ी देर में तीनों व्यापारी आ गए। बाबा ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। कोमल ने उन व्यापारियों का हिसाब निकाला। कोने की एक कुर्सी पर बैठा अमित यह सब देख रहा था। घी तेल के व्यापारी को बाबा ने करीब 16,000 रुपये की भुगतान किया। अमित फटफटी आंखों से देखता रह गया। अमित का कंठ सूख गया। कितनी भारी तरक्की कर ली थी बाबा ने इस बुढ़ापे में। उसने चापलूसी करते हुए अपने पिता की तारीफ की। बाबा हौले से मुस्कुरा दिए। सब दामाद जी की कृपा है। मयंक ने ही दिया था इसका आइडिया। मयंक का भतीजा पीटीएम की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। वहाँ वह एक परिवार में पेइंग गेस्ट बनकर रहा। कोटा में आजकल बहुत सी मकान मालिक छात्रों को अपने घरों में रहने के साथ साथ भोजन की सुविधा भी देते हैं। घर जैसा माहौल, घर जैसा भोजन। छात्रों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होती है। मयंक ने बाबा को यही कार्य करने की सलाह दी। बाबा अम्मा हिचकिचाए की भला इस बुढ़ापे में वे इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे। मयंक ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि सब हो जाएगा, आप बस मैनेजमेंट संभाल लेना। मयंक पूरे 2 सप्ताह रहा। इधर उधर भाग दौड़ कर उसने 12 कॉलेज छात्रों का चयन किया। यह छात्र अभी तक छोटे छोटे से एक कमरे में रह रहे थे। बाबा के घर उन्हें अच्छा खुला माहौल मिला। मनोरंजन के लिए नीचे ढाबा के पास टीवी देखने आ जाते थे। बाबा के यहाँ उन्हें एक भारी फायदा और था। गांव से आने वाले उनके रिश्तेदार उनके साथ ठहर जाते। उनके होटल के खर्च बच जाते। छात्रों के चयन में मयंक ने विशेष ध्यान रखा। 4 छात्र मेडिकल के थे। ज़रूरत पड़ने पर वे बाबा और अम्मा को डॉक्टरी सहायता भी तुरंत उपलब्ध करवा देते। कुछ छात्र कॉमर्स कॉलेज के थे। उनका कॉलेज सुबह रहने से घर में दिन भर चहल पहल रहती थी। भोजनालय के लिए मयंक ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयों का इंतज़ाम कर दिया। अम्मा के हाथ की रसोई बहुत स्वादिष्ट बनती थी। अम्मा सिर्फ मसाले निकालने व छौंक लगाने का काम करती। बाकी का सारा काम दोनों बाइयाँ संभालती। शुरू में भोजनालय सिर्फ उन 12 छात्रों के लिए प्रारंभ हुई थी, लेकिन जब उन छात्रों के अन्य मित्रों ने भी वहाँ भोजन किया तो वे भी अम्मा के पास रोज़ गुहार करते। दादी माँ, हमें उधर होटल का खाना अच्छा नहीं लगता, पेट खराब हो रहा है। आपके यहाँ घर जैसा खाना मिलता है, प्लीज़ दादी माँ। उनके अनुरोध के आगे बाबा अम्मा को झुकना पड़ा। छात्र बढ़ते गए, काम बढ़ता गया। कोमल इस बीच वहाँ से जा चुकी थी। कमरे में बाबा के अलावा और कोई नहीं था। अमित असली मुद्दे पर आ गया। बातों की एक योजना बना उसने अपनी नज़रें बाबा के चेहरे पर गड़ा दी। अकेले इतना सारा काम संभालने में आपको दिक्कत आती होगी। कोई दिक्कत नहीं, बाबा ने बात पूरी होने के पूर्व ही काट दी। ऊपर रहने वाले सभी लड़के उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। अपने दादा दादी की तरह बाबा अम्मा की सेवा करते थे। उन लड़कों के कारण ही बाबा की भोजनालय का कारोबार बढ़ता गया था। बाबा अब उनसे खाने रहने का आधा पैसा लेते। लड़के भी उन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे। बाबा अम्मा को इस उम्र में और क्या चाहिए था। सक पकाए अमित से कुछ कहते नहीं बना। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने एक बार फिर गोटी फेंकी। लेकिन बाबा, रुपयों का लेन देन, हिसाब किताब, इन कामों के लिए घर का व्यक्ति होना जरूरी है। कोमल है ना, मनीष भी सहयोग करता है।
मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब? अमित ने शंका का तीर छोड़ा। आप हिसाब किताब कभी चेक ही नहीं करते? क्या ज़रूरत है? मनीष स्वयं बैंक में बड़े बड़े हिसाब दिखता है। फिर भी बाबा, आखिरकार वह एक पराया। कौन कहता है कि वह पराया है? बाबा ने अपनी कठोर नज़रें उसके चेहरे पर गड़ा दी। इस बुढ़ापे में मुझे किसने सहारा दिया? उसी ने तो। बाबा की आंखें सुलगने लगी। 2-3 क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने रूखे स्वर में कहा, तुम लोग क्या सोचते हो? यह सारा कारोबार मैंने जमाया है। मैंने मेहनत और भागदौड़ की है। वे अमित को घूरते रहे, फिर उठकर टहलने लगे। सिर्फ स्कीम बना देने से कोई कारोबार सफल नहीं हो जाता। उसके लिए पूंजी लगती है, मेहनत और भाग दौड़ करनी पड़ती है। मेरे पास पैसा बचा था क्या? इस उम्र में रसोई का इतना सारा सामान रोज रोज ले आता, रोज सवेरे सब्जी ले आता, काम वालों का इंतज़ाम कर लेता। और बाबा ने मयंक की तारीफ करते हुए बताया कि उसने जब मनीष को योजना बताई तो मनीष तुरंत तैयार हो गया। वह बाबा अम्मा की सेवा जान देकर भी करना चाहता था। बैंक से ताबड़तोड़ लोन दिलवा दिया। गांव से उसके बाबूजी ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयां भेज दी। मनीष के बैंक में सैकड़ों व्यापारियों के खाते थे। थोक व्यापारियों के यहाँ से घी, तेल, अनाज, मसाले सब आ जाते। सब्जी मंडी के दलालों व व्यापारियों से भी मनीष की बहुत पहचान थी। कारोबार जमाने के लिए मनीष ने 10 दिनों की छुट्टी ले ली। सारी मेहनत तो मनीष कोमल की ही थी। फिर क्यों ना विश्वास रखूं इन दोनों पर। फिर कमरे से निकलते निकलते बाबा ने असली तीर छोड़ा। तुम सगों ने अपने अपने घरों से भगा दिया था। यह मनीष ही है जिसने हमें संभाला। हमारा असली बेटा तो यही है और हमारे कारोबार का आधा भागीदार भी। अमित और पवन सिर झुकाए बैठे रहे। अपनी खुदगर्जी के कारण जो अंधेरा उन्होंने अपने असहाय वृद्ध माता पिता के जीवन में कर दिया था, उसकी कालीमा कलंक बनकर उनके ही चेहरों पर पुत गई थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। बहुत बहुत धन्यवाद।